Good morning, class 7. Now beta open your Hello English book, page number 75, lesson 10. Beta, the poet's destiny is the title of this lesson. Means poet का भाग्य, कवि का भाग्य. पोएट मीन्स जो पोएट्री करता है, जो पोएम लिखता है, पोएट है. ठीक है. और डेस्टिनी मीन्स भाग्य, तकदीर. अब क्या है स्टोरी देखी जाए. एक पोएट थे जिनका नाम था मातृगुप्त, और वो कई दरबारों में गए अपनी कविता सुनाने. उनको ये था कि कहीं से उचित सम्मान मिले, उनकी कविताओं को लोग समझें, ताकि उनकी आजीविका का भी साधन मिले. सम्मान मिले तो भाई सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था. बड़े दुखी थे कि मेरी कविताओं को कोई समझ ही नहीं पाता. लोग केवल भोजन और वाइन, अन्य तरह के ऐशाराम में डूबे हुए हैं. मैं इतनी अच्छी कविताएं लिखता हूँ और कविताओं के महत्व को, उसके अर्थ को न कोई समझ रहा है, न उसकी प्रशंसा कर रहा है. बड़े दुखी थे. तो एक दिन इनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास क्यों नहीं जाते. वो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो कवियों का सम्मान करते हैं. तो मातृगुप्त भाई सुने उस बात को, गए, पहुंच गए वहां भी राजा विक्रमादित्य के पास. तो राजा विक्रमादित्य ने बड़े ही ससम्मान उनको अंदर बुलाया, लाए गए उनके सामने. दरबार की शान शौकत देखकर बिल्कुल जो कहा जाता है आंखें चौधिया जाना, वही हो रहा था. दम चौंक गए, चौधिया गए ये वहां की तड़क भड़क देखकर. मातृगुप्त ने सिर झुका के प्रणाम किया और उसके बाद फिर विक्रमादित्य के सम्मान में एक कविता उन्होंने विक्रमादित्य को सुनाया. राजा ने भी सिर झुकाया. झुकाने का सेंस है कि ये इस भाव से झुकाया कि हाँ, इनकी कविता अच्छी लगी उनको. मातृगुप्त भी बहुत संतुष्ट थे जो भी उनको सम्मान वहां पे मिला, जिस तरह से स्वागत उनका किया गया. फिर वो भी जहाँ सब लोग बैठे थे वहां जाके बैठ गए और देख रहे थे राजा को वहीं से. इन्होंने भी मन में सोचा कि बहुत अच्छे राजा हैं और इनकी आंखों में मेरी कविता के प्रति प्रशंसा दिखाई पड़ी है. जरूर इनको मेरी कविता समझ में आई है. मैं इनकी सेवा भी करूंगा दिन रात. ये सब भाव इनके मन में आए. और उधर राजा भी मातृगुप्त के कविताओं के बारे में सोच रहे थे. उनको भी लग रहा था कि बहुत अच्छी कविता इनकी है, इनको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए. लेकिन कुछ भी देने से पहले ये राजा सोच रहे हैं कि मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, जरा इस कवि के विचार और चरित्र की परख की जाए. ये राजा ने सोचा कि मातृगुप्त के चरित्र और इनके विचारों की परख की जाए कि कैसे. डेली मातृगुप्त अपना आते थे दरबार में, इनके कविताएं सुनाते थे और जो भी राजा की और कोई सेवा होती थी उसको करने को तत्पर रहते थे. लेकिन विक्रमादित्य ने इनको कोई गिफ्ट कभी भी नहीं दिया. लेकिन मातृगुप्त इससे निराश नहीं हुए. वो समझ रहे थे कि राजा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं इनकी सेवा और ज्यादा समर्पण भाव से करूंगा.
तो जो और मिनिस्टर्स थे, गार्ड्स और अधिकारी ऑफिशियल्स जो थे, वो भी इस बात पे गौर करते थे कि ये डेली दरबार आते हैं, काफी रेगुलरिटी है इनके आने में। इस बात के लिए अभी ये मतलब लोग जानने लगे इस बात के लिए इनको कि यह बंदा कभी भी एब्सेंट नहीं होता है। और एक दिन एक गार्ड ने कहा भी मातृगुप्त से कि राजा आपको जल्दी ही जरूर कोई न कोई रिवार्ड देंगे और आप एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। हमारे राजा बहुत उदार हैं, आप जरूर एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। खैर, एक एक दिन बीतने लगा, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा कुछ करेंगे इनके लिए। राजा ने कुछ किया भी नहीं। तो दरबार के लोग भी भ्रमित थे, कंफ्यूज थे, भाई क्यों नहीं राजा कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मातृगुप्त को उतनी परेशानी नहीं महसूस हुई अभी तक, लेकिन जब मातृगुप्त का सम्मान नहीं हुआ तो अन्य दरबारियों की दृष्टि में भी मातृगुप्त का महत्व कम हो गया। एक दिन एक गार्ड ने हंसी उड़ाई कि भाई रोज रोज क्यों चले आते हो, राजा को तो तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात पर भी मातृगुप्त क्रोधित नहीं हुए और हमेशा की तरह उपस्थित होते रहे। फिर ये सब देख करके राजा फिर सोच रहे हैं कि इस कवि की समझदारी से, इसके समर्पण से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, चलो कुछ और इसकी परीक्षा लेता हूं। सोचे कि अपने किसी विश्वास पात्र मंत्री को मैं भेजूंगा मातृगुप्त के पास, मेरा मंत्री मेरी शिकायत करेगा मातृगुप्त से, देखे क्या कहता है। तो एक दिन मातृगुप्त के पास बल्लभ, जो कि जिसको कहना चाहिए खजांची, कीपर ऑफ द ट्रेजरी थे, वो गए। बल्लभ जो है मातृगुप्त के पास और बोले कि मित्र देखो, मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं आपकी जो समर्पण की भावना है राजा के प्रति, लेकिन राजा का मिजाज कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने आज तक आपको कोई रिवार्ड नहीं दिया, फिर आप कहीं और क्यों नहीं चले जाते। तो मातृगुप्त क्रोधित हो गए सब सुन के। उन्होंने कहा कि राजा के प्रति जो मेरा समर्पण है वो निरंतर बना रहेगा, और तुम अपने मालिक के प्रति कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें आभारी होना चाहिए अपने राजा का। खैर, तो अब बल्लभ वापस गए, उन्होंने राजा को ये बातें बताई। राजा और प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों में चमक आ गई, कहे कि हाँ, यह व्यक्ति वैसा ही है जैसा कि मैं इसको समझ रहा हूं, ये बहुत ही वफादार सेवक है। अगले दिन मातृगुप्त जब महल गए तो नौकरों का एक ग्रुप, सेवकों का, कहीं नौकर शब्द नहीं अच्छा लग रहा, सेवकों का एक समूह जो है वो खूब तेज हंसा। देखो देखो, यह विश्वास पात्र महोदय आ गए, व्यंग लोग टॉन्ट कर रहे हैं। फिर वो सब कहे कि सुनो, हम लोग की सलाह मानो और वहां जाओ जहां पे तुम्हारी योग्यता को लोग समझें। इतने पर भी मातृगुप्त डिस्टर्ब नहीं हुए। मातृगुप्त ने उन लोगों को याद दिलाया कि राजा की महानता और तुम लोग के प्रति जो भी स्नेह है राजा का, मेनली राजा की ग्रेटनेस, महानता जो है उसको सोचो, और ये भी सोचो तुम लोग कि तुम लोग की क्या ड्यूटी है राजा के प्रति। इस तरह से
जवाब जब मिला तो ये लोग भाई शर्मा गए लोग। अब धीरे धीरे मातृगुप्त को फिर से कोर्ट वाले दरबारी जो हैं वो सम्मान देने लगे, क्योंकि वो सब समझने लगे इस चीज को कि पीठ पीछे भी यह व्यक्ति राजा की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, मतलब कि यह पूर्ण रूप से राजा के प्रति वफादार है। फिर कुछ समय बीता, लगभग 6 मंथ्स बीत गए। अब कुछ मातृगुप्त के भी दिमाग में आने लगा कि क्या मैं गलत हूँ, मैंने तो राजा की बहुत अच्छी सेवा की और उसका बदला क्या मिला कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, धूल धूसरित हैं। कहने का मतलब पर्याप्त कपड़े भी नहीं इनके पास कि ढंग से रह सके। तो राजा जो है, एक्चुअली हुआ ये कि ये परेशान थे, परेशानी अब इनके चेहरे पर आ रही थी कवि जी के, मातृगुप्त के, और ये मन में सब सोच रहे थे कि मैं ठीक से रह भी नहीं पा रहा हूं और राजा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या वास्तव में राजा मेरे में इंटरेस्ट नहीं रखते। इनके दिमाग में सब बातें चल रही थी। तब तक राजा उधर से इनके बगल से गुजरे, कहीं जा रहे थे और उन्होंने ये देखा कि इनकी कंडीशन सही नहीं है, कपड़े फटे हैं, मतलब जो वो सोच रहे थे कि मैं ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ, फटे कपड़े पहने हुआ हूँ और राजा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। तो राजा ने उस चीज को देखा। अभी इन लोग में आपस में कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन राजा ने देखा इस चीज को कि भाई कवि जी के कपड़े फटे हुए हैं और गंदे हैं। फिर राजा ने सोचा कि इतना बढ़िया आदमी ये है और मेरे कारण कष्ट सह रहा है, इसके पास और कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई आय का स्रोत नहीं है। राजा खुद को कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं बस उत्सुक हूं कि मैं उसकी परीक्षा लूं और मैंने उसका उतना भी सम्मान नहीं किया जिसके वो योग्य है। तो अब मैं सम्मान प्रकट करने के लिए क्या करूं? एक तरह से ऋण है उसका जो मैं नहीं चुका पाया हूं, तो मैं करूं क्या? उस रात अभी सोच ही रहे थे, तो उस रात काफी ठंड थी, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो राजा ने देखा कि जो लैंप है, भाई पहले लोग दिया हुआ ही नहीं जलाते थे, बिजली तो थी नहीं, पहले की कहानी है। जो लैंप है वो जैसे कि बुझने को आ रहा है, उसकी लौ जो है बुझने वाली है। तो राजा चिल्लाए, कौन गार्ड है बाहर? तो मातृगुप्त ने कहा कि मैं हूं, बाकी लोग सोने गए हैं। तो इन्होंने कहा कि आओ और लैंप जलाओ। तो मातृगुप्त गए, लैंप जलाए। तो राजा ने उनसे पूछा कि सुनो, अब तो रात अधिक बाकी नहीं है और तुम अभी तक सोए नहीं हो। अब मातृगुप्त को लगा कि भाई जो मेरे दिमाग में है मैं उसको बोल दूं, और मातृगुप्त ने बताया कि मुझे ठंड लग रही है, मैं प्रभावित हूं ठंड से, भूख से, नींद ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब जिसको ठंड लगेगी और भूख लगी रहेगी उसको नींद कैसे आ पाएगी? तो अब राजा भाई, बड़ा इनको अपराध बोध हुआ, कहे कि राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के शब्द मैं इस इतने बढ़िया व्यक्ति से सुन रहा हूं, इसके मुंह से। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि भाई ऐसा गिफ्ट इस व्यक्ति को दूं जो इसके योग्य हो। फिर मन में सोचा उन्होंने कि मैं इस व्यक्ति को कश्मीर का राजा बना देता हूं। फिर वो गुप्त रूप से क्या किए कि एक मैसेज लिखे कश्मीर के मिनिस्टर्स को, और उनको ये आदेश दिया इन्होंने कि एक मैसेज, रॉयल डिक्री होता है, राजा का आदेश,
जो व्यक्ति मेरा आदेश लेकर के जाएगा तुम लोग के पास, उसको तुम लोग राजा बना देना, वो उसका नाम मातृगुप्त होगा। मतलब समझ में आ रहा ना, राजा ने कश्मीर के मंत्रियों को यह आदेश दिया कि मैं एक आदेश के साथ, लिखित आदेश के साथ मातृगुप्त को भेजूंगा। मीन्स जो वो आदेश लेके जाएगा, उस आदेश को जो लेके जाने वाला होगा, उसका नाम मातृगुप्त है, उसको तुम लोग कश्मीर का राजा बना देना। तो अगले दिन मातृगुप्त को बुलाया राजा ने और कहा कि देखो ये डॉक्यूमेंट है कुछ, इसको तुम्हें कश्मीर पहुंचाना है वहाँ के ऑफिसर्स तक, और ये भी ध्यान रखना है कोई इसको पढ़े ना। तो मातृगुप्त ने कहा ठीक है। तो अन्य दरबारी सब कह रहे हैं कितने कठोर है राजा, इतनी लंबी जर्नी है और इसको इतनी ठंड में कश्मीर भेज रहे हैं, मूर्ख हो गए हैं राजा, इनको जरा सी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना किसी प्रबंध के और भेज रहे हैं इस व्यक्ति को, इसके साथ धोखा हो रहा है। अब ये और लोग सोच रहे हैं। लेकिन मातृगुप्त अपनी यात्रा पर चले और मन में उनके ये भाव है कि क्या मैं यह कार्य पूरा कर पाऊंगा जो राजा ने मुझे सौंपा है। भाई लंबा रास्ता है और थक जाऊंगा, ये सारी बातें इनके दिमाग में थी। लेकिन वही एक दृढ़ इच्छा शक्ति से इनको ताकत मिल रही थी। चले वहां से, लेकिन इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितना कठिन मार्ग ये सोचे थे उतना कठिन मार्ग था नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर इनके भोजन, पानी और आराम करने की व्यवस्था थी। जितना इन्होंने सोचा था भयभीत थे, वैसी कोई बात नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि राजा ने पहले से प्रबंध कर रखा था इनके लिए। एट लास्ट ये पहुंचे जहां इनको पहुंचना था, और इनके दिमाग में है कि हो सकता है कि कश्मीर के जो मंत्री हैं वही लोग मुझे कोई इनाम देंगे, इसीलिए राजा मुझे कश्मीर भेज रहे हैं। जब कश्मीर में एट लास्ट पहुंच गए, ये देख रहे हैं, बड़े सम्मोहित हुए वहां का वातावरण देख करके। भाई पहाड़ हैं, पहाड़ वैसे भी बहुत ही आकर्षित करते हैं सबको, और हरी भरी वनस्पतियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं वहां पर। तो अब जो है इनको कहा गया कहीं आने के लिए, ले जाया गया सम्मान के साथ। जहाँ पे सब लोग इकट्ठा थे, जहाँ पे मंत्री लोग इकट्ठा थे, वहाँ पे इनको सम्मान के साथ ले जाया गया। तो इन्होंने वहाँ जाके सबको बोला कि मैं राजा विक्रमादित्य का मैसेज लेके आया हूँ। तो एक मंत्री उसमें से उठा और उसने वो मैसेज पढ़ा और इनसे पूछा कि क्या आपका नाम मातृगुप्त है? इन्होंने कहा कि हाँ। जब इन्होंने बताया कि इनका नाम मातृगुप्त है, तो जितने मंत्री थे सबने सिर झुका के इनका अभिवादन किया। अब तो मातृगुप्त बिल्कुल आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हो रहा है। वो सब बोले कि स्वागत है राजा आपका, यह स्थान, यह जमीन धन्य हो गई आप जैसे राजा को पाकर के, ऐसा कहा उन मंत्रियों ने। और बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो कुछ इनको पता तो था नहीं। अब इनको ले जाया गया जो सबसे ऊंची कुर्सी थी, द हाईएस्ट सीट, इनको काफी सम्मान दिया गया। तो मातृगुप्त कह रहे हैं अरे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उन सबों ने इन लोग को, मातृगुप्त को पूरी स्टोरी सुनाई कि राजा ने कैसे कैसे आपके लिए प्रबंध किया, राजा आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको राजा ने, यानी राजा विक्रमादित्य ने कश्मीर का राजा बना दिया है।
अब ये सब सुन के अभी बेचारे बड़े भावुक हो गए, आंसू बहने लगे इनको। फिर इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ। अब ये इतने भाव विभोर हुए कि इन्होंने अपनी विनम्रता जाहिर करने के लिए गिफ्ट कुछ भेजा। भाई राजा को क्या देंगे ये, इनके पास क्या है जो राजा के पास नहीं है, लेकिन फिर भी विनम्रता प्रकट करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए इन्होंने कुछ गिफ्ट भेजे और साथ में कविता भी लिख के भेजी आभार प्रकट करने के लिए। उसमें ये लिखा इन्होंने, राजा को लिखा कि आपने कभी इमोशंस, भावनाएं नहीं दिखाया, कभी भी भावुकता नहीं दिखाई, कभी आपने घमंड नहीं किया, और आपका जो इतना कहना चाहिए ब्रॉड माइंड है, आपका विस्तृत मस्तिष्क है, कभी आपने इसकी जानकारी नहीं दी। आप उसी तरह से हैं जैसे वृक्ष है, शांत है लेकिन फल देता रहता है, बादल शांत है, कुछ कहता नहीं लेकिन बारिश देता है हम लोगों को। तो इसी तरह से आप भी हैं कि आपने कभी कुछ कहा नहीं लेकिन इतनी बड़ी चीज आपने मुझे दे दी। लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है कि धैर्य आपके पास होना चाहिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि बढ़िया काम आप कर रहे हैं, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ जा चुका है, वो आप लोग तैयार करेंगे। थैंक यू।